अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है मैंने आपके साथ कुछ स्टूडेंट्स के साथ क्लास में भी डिस्कस की थी लास्ट वीक, बट द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स वाज वेरी लो। सो मुझे लगा था मैं पहले आगे का पार्ट शेयर करूँगी, बट आई फील के आई डिस्कस होल वीबीटी विद यू, तो ताकि वो स्टूडेंट्स भी देख सकें जिन्हें इससे पहले क्लास मिस कर दी थी। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी पढ़ रहे हैं विच इज़ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इट इज़ वन ऑफ द 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स विच एक्सप्लेन बॉन्डिंग। जैसे हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, उसमें से एक बैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी है। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, इट केम आफ्टर वर्नर्स थ्योरी एंड इट हैज़ बीन प्रपोज्ड बाय पॉलिंग। तो दिस थ्योरी वेंट अ लॉन्ग वे इन एक्सप्लेनिंग मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, और बहुत हद तक इसने जो है हेल्प किया हमें समझने के लिए द ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो आफ्टर स्टडिंग दिस वीबीटी यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, मैंने जैसे यहाँ पॉइंट्स लिख के रखे हैं कि हाइब्रिडाइजेशन आपको पता चलेगा कि जो हमारा मेटल एटम है वाइल फॉर्मिंग द कॉम्प्लेक्स, इसने इट वेंट अंडरवेंट विच हाइब्रिडाइजेशन, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, हाउ टू काउंट नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन अ मेटल कॉम्प्लेक्स। उसके बाद शेप क्या है, हमारा जो कॉम्प्लेक्स है उसकी शेप क्या है, मैग्नेटिक नेचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स वेदर इट इज़ पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, और साथ में ये भी कि द मैग्नेटिक मोमेंट भी आप कैलकुलेट कर सकेंगे इससे। तो इसमें से कुछ चीज़ें जो हैं दे बिकेम द रीज़न फॉर इट्स लिमिटेशंस ऑल्सो विच वी विल स्टडी लेटर ऑन। फॉर नाउ वी विल सी व्हाट इज़ वीबीटी एंड हाउ डज इट एक्सप्लेन ऑल दिस प्रॉपर्टीज़। तो वीबीटी के कुछ मेन पॉस्टुलेट्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट जो है वो ये है कि इट कंसिडर्स दैट द बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड लिगेंड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स। हमारे पास जो है ऑर्बिटल्स हैं बिटवीन, पास मेटल के पास भी हैं और लिगेंड के पास भी हैं। उन ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से हमारे पास बॉन्ड बनती है बिटवीन मेटल एंड द कॉम्प्लेक्स। तो ये कंसिडर करता है कि जो आपका लिगेंड है उसके पास फिल्ड ऑर्बिटल है, डैट मीन्स उसके पास ऐसा ऑर्बिटल है जिसमें उसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। दो सो इट इन्वॉल्व्स ओवरलैप, जो लिगेंड की साइड से है उस ऑर्बिटल के पास इलेक्ट्रॉन्स है, एंड फ्रॉम द मेटल साइड इट हैज़ वेकेंट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स. So this was the first step in introducing the concept of hybridization in the complexes. So it said कि जो metal है इसको to form the bond with the ligand it should have vacant orbitals as well as those orbitals should be hybridized. So this is the basic theory of your postulate of valence bond theory. Now valence bond theory also suggests that the bond between the ligand and the metal is a coordinate bond, or I can say that there is no charge between the bond, but it is simply more like a covalent bond which is formed by the overlap of orbitals. And also it suggests that the ligands, they behave more like Lewis bases, that they donate unshared electron pairs. So basically this VBT suggests that ligands are the donors and metal atoms, they are the acceptors. And while they are the acceptors, they have to they need to have completely vacant orbitals to accept the electrons from the ligands, and the ligand should have electrons to donate it to the metal. और इस पूरी प्रोसेस में इट इन्वॉल्व्स द ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स, और ऑर्बिटल्स जो है वो लिगेंड के फील्ड होंगे, वेर एज दोज ऑफ द मेटल दे शुड बी वेकेंट बट दे शुड बी हाइब्रिडाइज्ड। और हम ये भी देखते हैं कि ये कहता है कि जो सेंट्रल मेटल एटम है ना, ये आपके जो ऑर्बिटल्स यूज़ करता है हाइब्रिडाइजेशन के लिए वो n-1d यानी इनर शेल के d ऑर्बिटल्स को यूज़ करता है, ns आउटरमोस्ट शेल के s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल्स, और nd यानी आउटरमोस्ट शेल के d ऑर्बिटल्स को भी यूज़ करता है बॉन्डिंग के लिए। ठीक है। और एक नया कंसेप्ट यहाँ पर जो वीबीटी ने इंट्रोड्यूस किया वो ये कि देखिए जो आपका मेटल एटम है ये यूज़ कर सकता है बॉन्डिंग के लिए n-1d ऑर्बिटल, दैट मीन्स दोज ऑर्बिटल्स विच आर इनर डी ऑर्बिटल्स, जो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है आपको पता होती है कि उनमें से हमारे पास मोस्ट ऑफ द इट इज़ n-1d यानी जो डी ऑर्बिटल में फिलिंग होती है इट इज़ इन द पेनल्टीमेट शेल, अंदर के ऑर्बिटल में फिलिंग होती है। तो ये उस ऑर्बिटल को अगर यूज़ करें ना तो इन कॉम्प्लेक्सेस को हम बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, वी कॉल देम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। और कभी कभी हम एग्जाम्पल में भी देखेंगे ऐसा होता है कि ड्यू टू सम रीजंस, ड्यू टू लिगेंड और मेटल एटम की इलेक्ट्रॉनिक सिचुएशन की वजह से वो अपने इनर नहीं बल्कि बाहर के यानी nd ऑर्बिटल्स को यूज़ करता है हाइब्रिडाइजेशन के लिए। उस केस में जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसको हम बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स।
So it introduced here, VBT introduced the formation of two types of complexes, inner orbital complexes, whereas as well as the outer orbital complexes. So what is the difference between these two type of complexes? That in one type of complexes जो आपका metal ion है, it can be any metal ion, nickel है, कोई भी metal ion है, वो क्या करता है कि अपने अंदर के -1d ऑर्बिटल्स को यूज करता है हाइब्रिडाइजेशन में, और जो उसको बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और जिस केस में ये अपने बाहर के डी ऑर्बिटल्स को यूज करे उसको हम बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो वीबीटी ने इंट्रोड्यूस की वो थी द स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स. लिगेंड्स जैसा कि हम जानते हैं हमारे डोनर्स हैं, वो स्पीशीज़ हैं जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करती हैं लिगेंड को, और जो लिगेंड हैं ये वीबीटी ने बोला कि ये एक ही किस्म के नहीं होते बल्कि इनकी स्ट्रेंथ होती है. कुछ लिगेंड स्ट्रांग होते हैं, कुछ लिगेंड्स वीक होते हैं, और कुछ लिगेंड्स एवरेज होते हैं. तो हमारे पास लिगेंड की स्ट्रेंथ होती है. कुछ लिगेंड्स दे कम वेरी स्ट्रांग, एंड व्हाट डू दे मेक चेंजेस इन द मेटल एटम कन्फिगरेशन. दे माइट फोर्स पेयरिंग, वो क्या काज कर सकते हैं, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो हम अभी एग्जांपल्स में भी देखेंगे. और कुछ वीक होते हैं, दे आर नॉट एबल टू कॉज पेयरिंग. तो आपके सिलेबस में स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी है, तो वो भी हम पढ़ेंगे. वहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन से इलेक्ट्रॉन्स और लिगेंड्स आर स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, वेयरएज विच लिगेंड्स आर द वीक लिगेंड्स. बट फॉर नाउ यू कैन have this concept in your mind that not all ligands are of the same strength, but some are very strong, so they behave like a strong ligand. They can make some changes around when they come for complex formation, whereas some are weak ligands, and when they come they are not able to make changes in the electronic state of the metal atom. Okay, so we, based on VBT we now know that the if and from experimental facts also, that if a complex has hybridization, the metal atom has hybridization sp, that means it has coordination number 2, because two orbitals are used to form the bond. The geometry will be linear. If a metal atom has sp2 hybridization, then the coordination number is 3 and the geometry is trigonal planar. If the hybridization is sp3, the coordination number will be 4 and geometry will be tetrahedral. If the hybridization is dsp2, the coordination number is 4 and the geometry will be square planar. In case of dsp2